हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में हमारी जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और उसका टॉपिक जो है सब टॉपिक है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, आगामी और निर्गामी पार्टनर्स, भागीदार, आगामी और निर्गामी भागीदार। तो कोई भी फर्म है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तब ऐसी कंडीशंस में कोई न्यू पार्टनर अगर उसमें एंट्री चाहता है, तब ऐसी कंडीशंस में वो न्यू पार्टनर उस फर्म में कैसे एंट्री होगी उसकी, इसी को लेके इसका सेक्शन 31 बात करता है। इसी को ही इनकमिंग पार्टनर कहा गया है, आगामी पार्टनर के नए पार्टनर्स की, नए भागीदार की फर्म में एंट्री एज ए पार्टनर की तरह। तो सेक्शन 31 कहता है कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर इनटू अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। तो सेक्शन 31 जो है वो फॉलोइंग प्रोविजंस हैं जो नए पार्टनर्स को इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है फर्म। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स सब्जेक्ट सेक्शन 31 क्लॉज 1 बात करता है ये। To contract between the partners and to the provision of section 30, no person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners. कोई भी सेक्शन 30 के प्रोविजन को फॉलो करते हुए पार्टनर्स जितने भी हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं, मौजूदा जो पार्टनर्स हैं, उनकी सहमति से ही किसी भी पार्टनर्स को फर्म में नया भागीदार बनाया जा सकता है या उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। उस कंडीशंस में अगर ऑल पार्टनर की कंसेंट नहीं है, तब ऐसी कंडीशंस में वो पार्टनर्स नहीं बन सकता। इसको आप चाहें तो इसको एसेंशियल एलिमेंट्स भी ले सकते हैं या मोड्स ऑफ द इंट्रोडक्शंस ऑफ अ पार्टनर, इस तरह से भी देख सकते हैं आप लोग। इसको एसेंशियल एलिमेंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं या मॉड्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि न्यू पार्टनर्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, नए पार्टनर्स को कैसे शामिल किया जाता है फॉर्म में। तो सेक्शन 31 क्लॉज 1 के ही ये इसके प्रोविजंस हैं। अ न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू अ फर्म इन द फॉलोइंग वेज। नए पार्टनर को निम्नलिखित तरीकों से किसी फर्म में शामिल किया जा सकता है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सभी मौजूदा भागीदारों की सहमति से किसी नए भागीदार को फर्म में शामिल किया सकता है। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, या पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेशन किया गया था, उसके अकॉर्डिंग्स किसी न्यू पार्टनर्स को कैसे एंट्री मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन या सेक्शन 30 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। सेक्शन 30 के प्रोविजंस ये कहते हैं अगर कोई माइनर्स है और माइनर को कंपनी के बेनिफिट्स के लिए फर्म में शामिल किया गया है, कोई माइनर है और माइनर को फर्म के भागीदारी में लाभ प्राप्त करने के लिए उसको शामिल किया गया है, तब ऐसी कंडीशंस में जब वो मेजर हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट करने का राइट उसके पास रहता है कि वो चाहे फर्म का पार्टनर बने चाहे ना बने। अगर वो फर्म का पार्टनर बनना चाहता है, तब ऐसी कंडीशंस में वो फर्म का पार्टनर बन सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। तो दूसरे पार्टनर की सहमति के बिना भी फर्म का पार्टनर बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी 3 कैटेगराइज है, ठीक है। तो नया पार्टनर इन तरीकों से शामिल हो सकता है किसी भी फर्म से। सेक्शन 31 क्लॉज 2 किसकी बात करता है? लायबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर। अब जो न्यू पार्टनर्स हैं उनका दायित्व क्या होगा? कंपनी में आने वाले भागीदारों का दायित्व। तो सेक्शन 31 क्लॉज 2 लेज डाउन अ जनरल प्रिंसिपल्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30। सेक्शन 30 के प्रोविजन यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। A person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any act
ऑफ द फर्म बिफोर ही बिकेम अ पार्टनर। कोई भी पार्टनर्स है उसकी लायबिलिटी तब तक नहीं होगी जब तक वो फर्म का भागीदार नहीं हो जाता। यानी कि एक तरह से उसकी जब भागीदारी में उसकी प्रविष्टि हो जाती है या भागीदार वो बन जाता है, नई फर्म में एंट्री हो जाती, तब ऐसी कंडीशंस में उसकी लायबिलिटी बनती है, उसका दायित्व बनता है उस डेट से, जिस डेट से वो फर्म का न्यू पार्टनर हुआ है। उससे पहले का उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती, उसके ऊपर कोई दायित्व नहीं बनता है। फर्म ने अगर रन कर रही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में न्यू पार्टनर आ जाते हैं, तो न्यू पार्टनर के ऊपर लायबिलिटी उसी डेट से बनती है जिस डेट से वो फर्म का नया पार्टनर बनता है। बट दिस जनरल प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 क्लॉज 7 which a minor who has been admitted to the benefits of the partnership elect to become a partners after the attend the majority to become the personally liable to the third parties for all the acts of the firm done since was admitted to the benefits of the partnership। तब ऐसी कंडीशन में अगर कोई माइनर है और वो फर्म का पार्टनर बनना इलेक्ट करता है मेजॉरिटी के बाद, तब ऐसी कंडीशन में थर्ड पर्सन के साथ उसने जितने भी एक्ट किए हैं और जो बेनिफिट्स लिए हैं तो उसकी लायबिलिटी वहाँ पर उसकी मानी जाएगी। और एक कंडीशंस और है कि कोई पर्सन लायबिल हो सकता है आफ्टर न्यू पार्टनर के बाद, और पीरियड एक्ट के लिए भी हो सकता है। वो उस सर्कमस्टांसेस में हो सकता है अगर न्यू पार्टनर की एंट्री हुई है एज ए पार्टनर और वो वॉलेंट्री कि पीरियड की जो लायबिलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और इस चीज़ को अदर पार्टनर जो एग्जिस्टिंग है वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर पीरियड एक्ट के लिए भी लायबिलिटी हो सकती है अगर वो वॉलंटरी उसको एक्सेप्ट कर लेता है पीरियड एक्ट को। दूसरा, जो क्रिएटर्स हैं हमारा, यानी कि जो देनदार हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लें न्यू पार्टनर को, पुरानी की जगह पर नए पार्टनर को एक्सेप्ट कर लें, तब उस कंडीशंस में भी हो सकती। इस पर बहुत अच्छा एक लीडिंग केस है हमारा मीनाक्षी वर्सेस सुब्रमण्यम। इसमें कोर्ट ने कहा था दैट इन द ऑर्डर डिटरमाइन वेयर द इनकमिंग पार्टनर बिकम द लायबल फॉर द एग्जिस्टिंग डेब्ट ऑफ द फर्म फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड। इन 2 क्वेश्चन के आंसर दिए गए थे वहाँ पर, वेयर द न्यू फर्म हैज़ एक्सेप्टेड द लायबिलिटी टू पे द डेब्ट। जो जब नई पार्टनर्स आते हैं तो फर्म जो होती है वो एक तरह से नई हो जाती है हमारी, और न्यू फर्म ने वो सारे डेब्ट एक्सेप्ट कर लिए हों जो पुराने फर्म के ऊपर लायबिलिटीज थी वो, और वेयर द क्रिएटर हैज़ एक्सेप्टेड द न्यू फर्म एज हिज डेप्टर्स एंड हैज़ एग्जेम्प्टेड डेप्ट ऑफ द ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म के जो डेप्ट था उसको एग्जेम्प्टेड करके जो न्यू फर्म के डेप्टर्स हैं उनको उसने एक्सेप्ट कर लिया हो। तो इसका मतलब लायबिलिटी ये है कि जो पुराने के पार्टनर्स हैं उनको उसने छोड़ दिया है और जो नए पार्टनर्स हैं उनके ऊपर लायबिलिटी डाल दी है और उसको उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है नया ऋणी। तो ऐसी कंडीशंस में वो फर्म की लायबिलिटी नए पार्टनर्स पे उस डेट से हो जाएगी। सेम केस ही बाय द केस BM देविया वर्सेस कैनरा बैंक का ही, इसमें भी सेम यही पॉइंट्स थे जो कि यहाँ पर पॉइंट्स आए हैं कि इसमें भी कोर्ट ने यही कहा था कि अगर भागीदारों ने अपना दायित्व स्वीकार कर लिया है पुराने दायित्वों को और ऋणी ने भी उसको स्वीकार कर लिया है, क्रिएटर्स ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तब ऐसी कंडीशंस में वो लायबिलिटी, इन दोनों केसों के डिसीजन सेम ही है लगभग। तो इसका मतलब लायबिलिटी जो इनकम इन पार्टनर्स की है वो जनरली तो उसकी उस डेट से होती है जिस डेट से वो फर्म का पार्टनर्स ऐसे बनता है। अब बात करते हैं हम इसमें आउटगोइंग पार्टनर्स की। सेक्शन 32 से लेके 38 तक बाहर जाने वाले फर्म के फर्म से जो पार्टनर्स हैं वो बाहर कैसे होंगे, या निर्गामी पार्टनर्स कि कंपनी फर्म को छोड़कर कैसे जाएंगे पार्टनर जो बिजनेस हो रहा है उनका रन हो रहा है। तो अ पार्टनर गोज आउट ऑफ अ फर्म बाई तो फॉलोइंग कंडीशन, कोई भी फर्म का पार्टनर्स हैं वो फर्म से फॉलोइंग कंडीशन के अकॉर्डिंग्स रिटायर हो जाएंगे और रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो फर्म को कंटिन्यूसली रन करते रहेंगे। फर्स्टली तो आता है रिटायरमेंट, दूसरा है हमारा एक्सपल्शन, तीसरा है इंसॉल्वेंसी, फोर्थ है हमारा
डेथ की कंडीशंस। तो फर्स्ट है हमारा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट को कह सकते हो आप लोग निवृत्त होने वाले, सेवानिवृत्त होते नहीं, मोड्स ऑफ रिटायरमेंट्स का वैसे कह सकते हो। तो रिटायरमेंट, अ पार्टनर में रिटायर आइदर बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। भाई कोई भी पार्टनर्स है वो फर्म से रिटायर हो रहा है, निवृत्ति ले रहा है, तब ऐसी कंडीशन वो ऑल पार्टनर्स की कंसेंट से और बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, या तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और बाय एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर के बीच में कोई करार हो गया है उस कंडीशंस में, और बाय नोटिस। इन 3 कैटेगराइज से कोई पार्टनर्स रिटायर हो सकता है फर्म से, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं बाय द कंसेंट। सेक्शन 32 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कोई भी पर्सन, किसी भी फर्म, कोई पार्टनर फर्म से रिटायर तभी हो सकता है जब दूसरे पार्टनर उसकी सहमति दे दे, और ऐसी कंसेंट, ऐसी सहमति में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अभिव्यक्त और विवक्षित होना चाहिए। Since the retirement of a partner may affect the business run by the firm adversely or the consent of all is necessary। ठीक है, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो रन कर रहा है एडवर्सली, और ऐसी कंडीशंस में सभी पार्टनर्स की कंसेंट ज़रूरी होती है, क्योंकि सभी पार्टनर की कंसेंट नहीं है तब ऐसी कंडीशंस में वो नहीं हो सकता। दूसरा है बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 32 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, कि एग्रीमेंट अगर उनके बीच में हो गया है, पार्टनर में रिटायर एज पर द एग्रीमेंट, उनके बीच में कोई करार हो गया है, द पार्टनरशिप डीड इटसेल्फ में प्रोवाइड हाउ द पार्टनर में रिटायर, या उन्होंने पार्टनरशिप डीड थी जब बनाई थी, जब पार्टनरशिप का फॉर्मेशन किया था, पार्टनर उस टाइम पार्टनरशिप डीड बनती है, और पार्टनरशिप डीड में इस प्रोविजन को उन्होंने रखा है कि कैसे कोई पार्टनर कैसे फर्म से अलग होगा। इफ़ इट प्रोवाइड दैट अ पार्टनर में रिटायर गिविंग 1 month नोटिस, तब ऐसी कंडीशन में वो पार्टनर 1 month का नोटिस दे अदर पार्टनर्स को देने के बाद अलग हो सकता है, और ऐसी कंडीशन में एग्रीमेंट ऐसा क्या होगा, वैलिड होगा। विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद अग्रवाल के केस में भी यही कहा है कि अगर उनको कोई पार्टनर रिटायर होता है, फर्म से अलग होता है, और वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग्स होता है, तब ऐसी कंडीशन में उसको 1 month का नोटिस देना होगा अदर पार्टनर्स को, और विदाउट 1 month नोटिस वो अलग नहीं हो सकता। थर्ड है बाय नोटिस अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, अ पार्टनर में रिटायर बाय गिविंग द नोटिस इन द रिटन टू ऑल द पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर व्हेन द पार्टनरशिप इज एट विल। देखिए बाय नोटिस जो होता है पार्टनरशिप में, जब नोटिस गिवन किया जाता है तो ये पार्टनरशिप एट विल जो बनाई जाती है उस पर आधारित होता है कि इच्छाधीन भागीदार। इसमें क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स नहीं होता है। ऐसी कंडीशंस में जो पार्टनर्स होते हैं वो उनकी विल पर होता है कि जब चाहे पार्टनरशिप से वो अलग हो सकते हैं। ये सेक्शन 7 में हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसी कंडीशन में वो अदर पार्टनर्स को रिटन में नोटिस देगा, और उस नोटिस में रिटायरमेंट की अपनी इंटेंशन उसको मेंशन करना होगा, और उस डेट से वो अलग हो जाएगा वहाँ से नोटिस देने के बाद अदर पार्टनर को। दूसरा आता है हमारा जो मोड्स था हमारा बाय एक्सपल्शन, निष्कासन, कि भागीदार का किसी का निष्कासित कैसे किया सकता है। तो एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर इज प्रोवाइड बाय द सेक्शन 33। एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर सेक्शन 33, अ पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को हम एक्सपल्शन नहीं कर सकते, निष्कासित नहीं कर सकते, सभी पक्षकारों, सभी पार्टनर्स की मेजॉरिटी के से, बहुमत से। कैसा मतलब, कोई भी पार्टनर्स हैं वो अगर ये मेजॉरिटी में किसी एक पार्टनर्स को फर्म से अलग करना चाह रहे हैं तो नहीं कर सकते, बट एक कंडीशन है जिसमें कर सकते हो सॉरी, सेव इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ द पावर कन्फर्म बाय द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टनर, के पार्टनर के बीच में अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो गया है कि गुड फेथ में सद्भावपूर्वक किसी भी पार्टनर्स को अलग किया जा सकता है, और उनके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, तब उस कंडीशंस में उसको अलग किया सकता है, अदरवाइज उसको अलग नहीं किया सकता। नेक्स्ट है हमारा
बाय इंसॉल्वेंसी, दिवालिया। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इज अ ग्राउंड ऑफ हिज एक्सपल्शन अंडर द सेक्शन 34 इज प्रोवाइड। ये भी एक्सपल्शन का तरीका है निष्कासित करने का। वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म एजुडिकेटेड एन इंसॉल्वेंट ही सीज टू बी अ पार्टनर ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन इज मेड वेदर और नॉट द फर्म देयर बाय डिसॉल्व। अगर किसी पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तब ऐसी कंडीशन में जिस डेट को इंसॉल्वेंट डिक्लेरेशन किया गया उस डेट से वो पर्सन फर्म का पार्टनर नहीं रहता है। चाहे फर्म डिसॉल्व हुई हो कि नहीं हुई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्म जो है वो कॉन्टिन्यूसली रनिंग करती रहती है। बाय द डेथ, द डेथ इन द नेचुरल फिनोमिना ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ द डिसॉल्व। किसी पर्सन की नेचुरल फिनोमिना है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तब ऐसी कंडीशंस में फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया है कि डेथ के बाद भी अगर फर्म कंटिन्यूसली रनिंग करती रहती है तब ऐसी कंडीशन में फर्म रनिंग करती रहेगी। तो ये 4 मोड्स थे हमारे आउट गोइंग पार्टनर्स की। फर्स्टली था रिटायरमेंट, दूसरा एक्सपल्शन, तीसरा इंसॉल्वेंसी, फोर्थ डेथ। इन 4 कंडीशन में कोई भी पार्टनर फर्म से बाहर जा सकता है। अब रिटायर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी? फर्म का रिटायर हो रहा है तब उस कंडीशंस में लायबिलिटी क्या होगी? तो फॉलोइंग कंडीशंस हैं रिटायर की। फर्स्टली तो है फॉर द एक्ट डन बिफोर द रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट से पहले कोई फर्म ने एक्ट किया है तब उस कंडीशन में क्या होगा लायबिलिटीज़? एज रिगार्ड लायबिलिटी फॉर एक्ट्स डन बिफोर हिज रिटायरमेंट, a retiring partners may be discharged from the any liability to third parties for act for the firm done before his retirement an agreement made by him. Such third party and the partner reconstitute firm, and such agreement may be implied by the course of the dealing between the third parties and reconstitute firm after he had knowledge of the retirement. जिस डेट्स को फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तब ऐसी कंडीशन में उसकी लायबिलिटी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट उसी डेट तक रहेगी जिस डेट तक वो उस फर्म का पार्टनर रहा है। उस डेट के बाद उसका कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। उससे पहले जो भी लायबिलिटी है फर्म की, और फर्म अगर कंटिन्यूसली रनिंग कर रही है तब ऐसी कंडीशन में उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी और वो फर्म से अलग हो जाता है और लायबिलिटी फिर उसके बाद न्यू पार्टनर्स की ही बनती है। बट फॉर एक्ट डन आफ्टर रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट के बाद भी फर्म में रन किया जा रहा है, कर रही है, और उस कंडीशंस में पार्टनर्स की लायबिलिटी किस कंडीशन में बनती है? फर्स्टली कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस डेट से उसको एक पब्लिक नोटिस इशू करना होता है, और वो अगर पब्लिक नोटिस इशू कर देता है तब ऐसी कंडीशंस में, और फर्म कंटिन्यूसली रनिंग करती रहती है उसके रिटायरमेंट के बाद भी, तब ऐसी कंडीशंस में उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनती थर्ड पर्सन के अगेंस्ट। इनकेस अगर उसने फर्म से तो रिटायर हो गया है बट उसने पब्लिक नोटिस इशू नहीं किया है, लोक सूचना जारी नहीं की है, तब ऐसी कंडीशन में फर्म अगर रन करती रहती है तब उस कंडीशंस में रिटायर पार्टनर के ऊपर भी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी लायबिलिटी इम्पोज होती रहेगी। तो ये आपका टॉपिक था आउटगोइंग पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर्स। अच्छा टॉपिक्स है आपका, तो इसको आप तैयार कीजिए। छोटा ही टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आपका, और एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको आप स्टडी कीजिए। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आगे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।